तो टुडेज डिवीजन टॉपिक इज ऑल अबाउट अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स में सबसे पहले जो पॉइंट याद रखना है वो क्या है हमारा, कि सारे के सारे अमाइनो एसिड वो अल्फा फॉर्म में होते हैं। अल्फा फॉर्म का मतलब क्या है, जो सी अल्फा कार्बन है ना, फर्स्ट कार्बन, वो कायरल होने वाला है एक तो, ठीक है। कायरल का मतलब उसके चारों जो ग्रुप्स आएंगे, चार साइड्स होती है, चार वैलेंसी होती है, चारों के चारों डिफरेंट होने वाले हैं। सारे के सारे अमाइनो एसिड में अल्फा फॉर्म पाई जाती है, मतलब एक कायरल कार्बन तो होता ही है। उसके अलावा जो एलेनिन है और लाइसिन है, इसका क्या सीन है, इसमें सी बीटा होती है और सी एलिप्सॉन होती है। मतलब बीटा का मतलब सेकंड एक और कार्बन होता है जो कायरल होएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, हमारा अमाइनो ग्रुप अटैच होगा। सारा का सारा मेन फोकस जो सेंटर रहेगा, सेंटर ऑफ वो अटेंशन रहेगा इसमें मॉलिक्यूल, वो है NH3। NH3 के बेस पे इसका डीएल सारा होएगा, लाइक ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, सिस्टल है, ये सारा NH3 के बेस पे करना है। और कार्बोहाइड्रेट के केस में कौन होता है सेंट्रल आइटम या मॉलिक्यूल, वो होता है हमारा OH ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात चल रही थी, एलानिन की। एलानिन मतलब ये अमाइनो एसिड है जो सी बीटा फॉर्म में मिलता है, जिसको हम अल्फा फॉर्म ना कह के बीटा फॉर्म कह सकते हैं। दैट मीन्स बीटा सेकंड कार्बन पे इसका NH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा, अमाइनो ग्रुप होगा। और लाइसिन के केस में ईटा, ईटा दैट इज एलिप्सॉन, ईटा से याद रख सकते हैं। आगे एल्फॉर्म, एल्फॉर्म सेम डीएल सिस्टम जो कार्बोहाइड्रेट में था वहाँ पे OH के बेस पे था, या NH3 के बेस पे है। सिर्फ बैक्टीरिया में एलानिन एंड एस्पार्जिन दैट इज AN, इसका याद रखना है। ये किस में रहेगा, ये रहेगा डी फॉर्म में, बाकी सारे के सारे अमाइनो एसिड एल फॉर्म में रहते हैं। नेक्स्ट इज एस फॉर्म। एस फॉर्म में क्या है, एस का मतलब होता है सिनिस्ट्रल। सिनिस्ट्रल का मतलब है जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को कहाँ रोटेट कर देंगे, लेफ्ट साइड में। एक तो खुद अमाइनो एसिड एल है, एल का मतलब एल फॉर्म में मिलता है, मतलब लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है इसका NH3 ग्रुप। और ये प्लेन ऑफ पोलराइज को भी नॉर्मली कहाँ करता है, लेफ्ट साइड ही रोटेट करता है, जिसको हम नेगेटिव साइड से दिखाते हैं। तो सारे के सारे एस फॉर्म ही होते हैं, सिनिस्ट्रल ही होते हैं। बट सिस्टीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो रेक्टस दिखाता है, मतलब पॉजिटिव साइड पे प्लेन ऑफ पोलराइज को रोटेट करता है। तो इसमें एक एक्सेप्शन है सिस्टीन से, याद रखना है। नॉर्मल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, बीच में कार्बन होगा, उसके एक तरफ क्या होएगा, H होएगा, एक तरफ क्या होएगा, R ग्रुप होएगा, एक तरफ होएगा COOH एंड एक तरफ होगा NH3, ठीक है। यही सारे यहाँ पे दे रखे हैं। इसमें एक एक्सेप्शन क्या याद रखना है, जो R है ना ग्लाइसिन के केस में, वो भी H होता है, ऊपर भी H है और नीचे भी H रहेगा। सारे के सारे कायरल होते हैं। जो टिक है, टिक का फॉर्मूला याद रखना है TIC। टिक का मतलब है, C का मतलब तो कायरल है, और T और I का मतलब है थ्रियोनिन एंड आइसोलिसिन। ये ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनके पास एक से ज़्यादा कायरल सेंटर है, जैसे थ्रियोनिन जिसके पास दो कायरल कार्बन है, अल्फा और बीटा। आइसोलिसिन जिसके पास भी दो है, अल्फा एंड बीटा। ऊपर जो हमने पढ़ा था बीटा, सी बीटा और सी एलिप्सॉन, वो इस कायरल से लेना देना नहीं है, कायरल तो नॉर्मली है ही। इसका मीनिंग ये है कि उसके NH3 ग्रुप प्रेजेंट है उस वाले पे, ठीक है। और यहाँ पे हम कायरल मतलब चारों ग्रुप भी डिफरेंट है, ये याद रखना है। और इसमें एक और एक्सेप्शन याद रखनी है, ग्लाइसिन के पास कोई वो कायरल आइटम नहीं होता, बिकॉज मतलब कायरल मॉलिक्यूल नहीं है ग्लाइसिन, क्योंकि इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ H मॉलिक्यूल है। स्टीरियोइसोमेरिज्म, जो कायरल होगा वही स्टीरियोइसोमेरिज्म शो करेगा। तो 2N का फॉर्मूला है, जो टिक है हमारे पास, उसके कितना हो जाएगा, 2। तो 2N का फॉर्मूला N में भर देंगे 2, तो दैट इज 4 स्टीरियोइसोमेरिज्म बनेंगे। और ग्लाइसिन का एक भी नहीं बनेगा, क्योंकि उसके पास कायरल सेंटर ही नहीं था। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो दोनों अपनी जो दो वो होती है ना, एसिड और बेस, दोनों के अंदर प्रेजेंट रहे। तो जो हमारे अमाइनो एसिड्स है, अमाइनो ग्रुप की वजह से वो बेस की तरह काम करेंगे। और एसिड, अमाइनो एसिड नाम पड़ता है अमाइनो एंड एसिड। अमाइनो मतलब बेस और एसिड मतलब COH ग्रुप जो है हमारा, ठीक है। तो एसिड के टाइम पे जब होएगा ना, तो वो प्रोटॉन डोनर की तरह काम करेगा। प्रोटॉन डोनर है, मतलब प्रोटॉन आ रहा है सॉल्यूशन में, दैट इज पीएच उसका कम हो जाएगा। एसिड का पीएच तो कम होता है, 7 से इस साइड होता है। तो अगर पीएच कम है, तो उसी सॉल्यूशन में पीएच कम कब होता है, जब H पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो, तो H पॉजिटिव ज़्यादा होंगे और पीके वैल्यू हाई होगी। दैट इज पीएच है हमारा, एक मिनट, हाँ ये रहा, पीएच कम है। पीएच कम होने का मतलब सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव ज़्यादा हो गए ना, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा है, और ऐसे वहाँ पे जब हमारा अमाइनो एसिड जो होता है ना, उसकी जो दूसरी फॉर्म होती है, काइंड ऑफ कंजुगेट बेस, जो स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएंगे। कंजुगेट बेस अगर वीक एसिड का है तो वो स्ट्रॉन्ग होएगा, तो उसकी टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है इस H पॉजिटिव आयन को गेन करने की। इसलिए क्या होता है, जब एसिड वाला फॉर्म होता है अमाइनो एसिड का, तो CO नेगेटिव जो होता है हमारा एक ग्रुप कायरल आइटम में, कायरल मॉलिक्यूल में से जो एक वो ग्रुप होता है CO नेगेटिव, वो COH में चेंज हो जाता है, तो उसका चार्ज हट जाएगा। तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, N पॉजिटिव। क्योंकि अगर हम देखें C अल्फा, एक तरफ रहेगा H, एक तरफ रहेगा हमारा R ग्रुप, एक तरफ रहेगा COO नेगेटिव एंड NH3 पॉजिटिव। ये तो ज्विटरायन फॉर्म है। अगर हम एसिड की तरफ जाएंगे ना, तो जो ये वाला ग्रुप है, ये बेस नहीं है, ये कंजुगेट बेस है, ठीक है। ये एक्सेप्ट कर लेगा उसका और एसिड बन जाएगा। ज्विटरायन की फॉर्म में क्या होएगा, PI बिल्कुल इसमें पीएच ज़्यादा होता है, H पॉजिटिव कम होता है। ये PI PH दोनों बराबर होते हैं, दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, ठीक है। इसके अंदर दोनों ही फॉर्म एग्जिस्ट करी होगी, एसिड फॉर्म भी एंड बेस फॉर्म भी। और जब सिर्फ बेस होएगा, मतलब प्रोटोन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, तो पीएच बढ़ जाएगा, 7 से ज़्यादा रहेगा। दैट मीन सब सोल्यूशन में ही जो हमारे H पॉजिटिव आयन है वो कम हो गया, तो टेंडेंसी भी कम हो गई, पीके वैल्यू कम हो गई। पीके वैल्यू किसकी होती है, जो हमारे वीक एसिड्स होते हैं, जो मतलब पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है। H पॉजिटिव कम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो बेस है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ओ सॉरी, H पॉजिटिव कम हो रहे हैं, दैट मीन्स उसको देना है हमें, सॉल्यूशंस को देना है। तो NH3 पॉजिटिव NH2 में चेंज हो जाएगा। जब ये चेंज हो रहा होगा ना, तो इसका पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा और CO नेगेटिव का चार्ज दिखेगा, तो ओवरऑल चार्ज नेगेटिव आएगा। और ऊपर ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव था, ज्विटर आयन पे 0 है। ओके, ये वाला सीन हुआ। उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किस बेस पे कर रखी है, पोलैरिटी के बेस पे, किसकी, R चेन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड टेंडेंसी टू इंटरेक्ट विद वाटर, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन कैसे हो सकती है। तो एक बार रिकैप देख लेते हैं सारा।
सबसे पहले नॉन पोलर अमीनो एसिड का फॉर्मूला है गेल्वी पीटीएम पे 9 बजे जाना है। ठीक है, ये निमोनिक है, गेल्वी पीटीएम पे 9 बजे जाना है। गेल्वी का मतलब जी का मतलब ग्लाइसिन, ए का मतलब एलानिन, एल का मतलब ल्यूसीन, वी का मतलब वेलिन, आई का मतलब आइसोल्यूसिन, पी का मतलब फिनाइलएलानाइन, पी का मतलब प्रोलीन, टी का मतलब ट्रिप्टोफैन, एम का मतलब मिथियोनिन। ठीक है, ये हो गए 9 अमीनो एसिड जो नॉन पोलर है। 9 बजे जाने से नॉन पोलर याद रखना है। न्यूट्रल में हमें ऐसे याद रखना है सिस्ट गे करके। फॉर एग्जाम्पल जो सिस्ट है वो हमें फीमेल के केस में मिलती है, एंड गे बिल्कुल अपोजिट है उसका जेंडर ही। तो ये दोनों मिलकर अगर हम इस कॉम्बिनेशन को देखें तो न्यूट्रल की तरह साउंड कर रहा है ना, न्यूट्रल है ना फीमेल ना मेल, तो दैट इज न्यूट्रल वन। अगर हम नेगेटिव की बात करें मतलब एसिडिक चार्ज जिनके पास होता है तो वो होता है एस्पार्टिक, और वो एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट इज बेसिक, तो एच आर के हमारा एच हिस्टडीन, आर आर्जिनिन, के लाइसिन। एरोमेटिक की बात करें तो वाइफ, डब्ल्यू से हमारा डब्ल्यू से क्या होएगा, टायरोसिन, फिनाइलएलानाइन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, और क्या रहता है, हाँ उसका बेसिक देख लेते हैं, एक सेकेंड। ओके, तो अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं अमाइनो एसिड्स को, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आना होता है। तो जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स थे उसका क्या फॉर्मूला था, गल्वे पीटीएम पे 9 बजे जाना है। तो गल्वे से ग्लाइसिन था, ग्लाइसिन का ये रहा सिंबल जी होता है, सिंपल सी बात है। बहुत नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें याद रखनी है इसमें। लाइक ग्लाइसिन के पास कोई कायरल का आइटम वो नहीं होता, कार्बन, वो तो हमने उसी में पढ़ लिया था जब इसके पास एच ही होता है। ये वाला ग्रुप भी उसका एच होता है, ये भी एच, तो कायरल तो हुआ नहीं। कोई स्टीरियोआइसोमर्स नहीं बनेगा क्योंकि कायरल ही नहीं है। ऑप्टिकली फिर इनएक्टिव रहेगा क्योंकि कायरल नहीं है। स्मॉलेस्ट आर चेन दिख रहा है, एच बस इतनी है, एक ही एटम है, इसके आगे कोई चेन नहीं है स्मॉलेस्ट आर में। मिनिमम स्टेरिक हेंड्रेस रहेगा क्योंकि सबसे छोटा और सबसे फ्लेक्सिबल है ये। ठीक है, और क्या इसमें, हाँ ये आई कुछ इंपॉर्टेंट बात, फॉर जैसे कि रामचंद्र प्लॉट में इसका मैक्सिमम एरिया, रामचंद्र प्लॉट हम सेकंड स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सेकंड आयनाइजेबल ग्रुप, दो सेकंड मतलब दो आयनाइजेबल ग्रुप होता है, एक पीके ए वैल्यू होती है और पीके टू, वन वैल्यू और टू वैल्यू, मतलब इसके दो बफरिंग जोन बन सकते हैं। पीके वन में जो भी नंबर आएगा उससे प्लस माइनस वन दोनों तरफ बनेगा। ठीक है, पीके क्या होता है, एफिनिटी कितनी है एच पॉजिटिव आयन को लेने की, कम में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अबेंडेंट में रहते हैं सिल्क फाइबर में, कोलाजन में, जेलेटिन में। जब हम प्रोटीन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, प्रोटीन वाले के अंदर जो हमारे फाइब्रस प्रोटीन है उसके अंदर आएगा ये, तो उसमें यहाँ पे बहुत सारे ना रिपीट मिलते हैं जी एक्स वाई के, उसमें ग्लाइसिन बहुत ज़्यादा रिपीटेड नंबर पे पाया जाता है ट्राइपेप्टाइड के फॉर्म में। ठीक है, ये प्रिकर्सर है हेम का, जब हम हेमोग्लोबिन पढ़ेंगे वहाँ भी आ जाएगा। उसके बाद है ये इनहिबिटेड न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ना, ये कुछ पॉइंट्स यही पूछे जाएंगे अगर क्वेश्चन आएगा ना। मिनिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, रामचंद्र प्लॉट है, तो मेन फोकस इसी बात पे रहना चाहिए। मैक्सिमम एरिया, ग्लाइसिन के बारे में बात करें तो मैक्सिमम एरिया लेता है रामचंद्र प्लॉट में, फाइब्रस प्रोटीन में मिलता है दैट इज कोलेजन एंड जेलेटिन। हेम का प्रिकर्सर होता है हेमोलिक्यूल का, इनहिबिटेड न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है और अल्फा हेलिक्स को डिस्टेबलाइज करता है। अगर ये मैक्सिमम एरिया ले रहा है रामचंद्र प्लॉट में, दैट मीन्स ये बहुत स्टेबलाइज होना चाहिए था, तभी तो वो हर डायरेक्शन में घूम पा रहा है। बट स्टिल ये डिस्टेबलाइज रहता है अल्फा हेलिक्स, क्यों डिस्टेबलाइज करता है अल्फा हेलिक्स को, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इतने रोटेशन दिखा देता है कि जो अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है। ठीक है, गलवे पट था तो दैट मीन्स नेक्स्ट इज एलानिन। एलानिन को देखें तो इसमें क्या याद रखना है, ये तो जो बेसिक है वो पहले देख लेते हैं। लाइक नॉन पोलर है, ये पता ही है, नॉन पोलर का ही पढ़ रहे हैं हम। एंड ट्रांसपोर्ट फॉर्म होती है इसकी, एंड ट्रांसपोर्ट फॉर्म में ये मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए मसल से लीवर में एंड ट्रांसपोर्ट फॉर्म होती है, मतलब एन साइड से जाते हैं, दो टर्मिनल होते हैं ना, एन एंड सी टर्मिनल, तो एन ट्रांसपोर्ट फॉर्म होती है। तो मसल वाला कंसेप्ट याद रखना है एलानिन के केस में, और बैक्टीरियल का डी एलानिन पढ़ा था ना बैक्टीरिया में, वो है। और उसको स्ट्रक्चर देखे तो मिथाइल ग्रुप होता है, तो हमें दो चीज़ें याद रखनी है, डबल एम दैट इज मिथाइल एंड मसल, एंड नेक्स्ट इज बैक्टीरिया, एम एम बी याद रखना है एलानिन के केस में। उसके बाद है गल्वी पट, एल आएगा, ल्यूसीन। ल्यूसीन का स्ट्रक्चर देखे तो उसमें क्या याद रखना है, इसका निमोनिक बहुत बेसिक्स है जो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसका तो वही वाला है खेत वाला जो है निमोनिक। कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम में ल्यूसीन मिलता है, दैट इज़ अगर ये एक्सेस हो जाए ना ये वाला एंजाइम बॉडी के अंदर तो क्या सिंड्रोम हो जाता है, एक मैपल सिरप सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा निमोनिक जो था कि वो यार वो खेत में गया, कीटो मतलब खेत में गया, एसिड दैट इज एप्पल खाने, और एप्पल से ही उसको क्या सिंड्रोम हुआ है, मैपल सिरप, ज़्यादा शुगर कंटेंट की वजह से क्या हुआ है, मैपल सिरप डिसऑर्डर। एप्पल में ज़्यादा शुगर थी दैट इज सिरप, और एप्पल से मैपल। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में क्या आएगा, असेंशियल है या नहीं इसके लिए अलग फॉर्मूला है, असेंशियल की अभी बिल्कुल याद नहीं करेंगे हम। तो इसका जो आर चेन है ना, आर चेन में क्या देखना है, 2 1 3, 2 1 3 मतलब CH2 CH देन CH3। तो इसके अंदर ल्यूसीन के अंदर क्या चीज़ें याद आ गई, कीटो वाला एग्जाम्पल आएगा ल्यूसीन के लिए, मैपल वाला आएगा, एंड ये 2 1 3 वाला। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वेलिन, वेलिन के अंदर क्या होएगा, MMB दैट इज मसल मिथाइल ग्रुप आर्चिन की जगह पे, और बी का मतलब बैक्टीरिया में मिलता है। नेक्स्ट है हमारा आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन में क्या याद रखना है हमें, आइसोल्यूसिन की बात चल रही है तो टिक ही याद आ जाना चाहिए सीधा। टिक का मतलब कायरल था, आइसोल्यूसिन भी था ना उसमें, और थ्रेनिन था, तो अल्फा बीटा कार्बन होते हैं इस पर, 4 स्टेरॉइड्स बनते हैं। यहाँ पे क्या याद रखना है, 1 2 3, वहाँ पे 2 1 3 पढ़ा था, यहाँ पे 1 2 3 है, CH CH2 CH3। नेक्स्ट इज गेल्वी, GLVI, वेलिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, और क्या रहता है इसमें, आइसोल्यूसिन भी हो गया ना, फिर PTM वाली करते हैं, फिनाइल एनालिन, PTM, इसका फॉर्मूला क्या होता है, F सिंबल जो होता है। ठीक है, इसका 1 लेटर कोडोन जो होता है ना, 1 लेटर रिप्रेजेंटेशन, वो तो होता है इसका F, और वैसे होता है PHE दैट इज फिनाइल एनालिन।
ये भी नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है, दैट इज़ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है इसकी 260 पे, वही यूवी वाला, ठीक है, 260 नैनोमीटर पे ये मैक्सिमम शो करता है। और 260 पे कौन शो करता है? हमारा डीएनए, ठीक है। प्रोटीन किस पे शो करता है? 280 पे। तो 280 अगर नैनोमीटर दे देंगे हम फिनाइल एलानिन को, तो वो निग्लिजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन शो करेगा। और प्रिकर्सर होता ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रिकर्सर है एंड टायरोसिन का प्रिकर्सर है, मतलब फिनाइल एलानाइन ही टायरोसिन वाला अमाइनो एसिड बनाएगा। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट से क्या बनाएगा? फिनाइल प्रोपेनॉइड। तो इसके अंदर क्या क्या हो गया लर्न करने का, ये हाईलाइटेड पोर्शन, दैट इज 260। अगर प्रोटीन देख के हम बोल देते हैं कि 280 पे आता है, तो 280 पे नहीं आता, 260 पे आएगा इसमें। और प्रिकर्सर है सेकेंडरी मेटाबोलाइट पीपी। फिनाइल एलानिन की बात करेंगे तो उसमें ट्रिपल पी का आएगा और टायरोसिन का आएगा। तो पहले तो ये है 260 नैनोमीटर पे क्या करता है? एब्जॉर्ब करेगा। देन सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाता है फिनाइल प्रोपेनॉइड और प्रिकर्सर है टायरोसिन का। बस यही चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट इज ट्रिप्टोफैन, डब्ल्यू है जिसका सिंगल लेटर रिप्रेजेंटेशन डब्ल्यू है। इसमें क्या याद रखना है कि भाई ये ना इंट्रिंसिक फ्लोर का मतलब होता है, जब भी प्रोटीन पैक होता है ना, तो उसके जो भी हाइड्रोफोबिक एलिमेंट्स होंगे, नॉन पोलर होंगे, वो अंदर की तरफ फ्लोर पे आएंगे। तो ये इतना लीस्ट मिलता है, एक तो अगर मिलेगा भी तो प्रोटीन के इंट्रिंसिक फ्लोर पे मिलेगा। इसके अंदर खास बात ये है कि इसके पास इंडोल रिंग है। ट्रिप्टोफैन में हमें क्या याद रखना है? एक सेरोटोनिन, नियासिन, ऑक्सिन, मेलाटोनिन एंड इंडोलरिन। ये जो अजीब अजीब से जितने भी नाम है लाइक नेट न्यूरोट्रांसमीटर्स में आएंगे, या बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन आएंगे, या ऑक्सिन आएगा, IAA, ये न्यूरो हार्मोन हार्मोन भी आ रहे हैं, ट्रांसमीटर्स भी आ रहे हैं, वाइटामिन भी आ रहे हैं। ये सब किस में आएगा? ट्रिप्टोफैन में, ठीक है। लीस्ट मिलेगा, इंडोल रिंग होती है, बस ये याद रखना है इसमें। नेक्स्ट इज मिथ्योनिन। मिथ्योनिन में क्या है? नॉन पोलर है, ये पता है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज जब भी हमारा कोई ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है तो AUG कोडोन से स्टार्ट होता है, और AUG किसको वो है, किसके लिए कोडोन? ये मिथ्योनिन अमाइनो एसिड के लिए। नेक्स्ट मतलब इनिशिएटर TRNA किसको लेके आएगा? सबसे पहले मिथ्योनिन को लेके आएगा। और अगर इसे कम हो जाएगा ना, कहाँ पे कम रहती है इसकी, मतलब ये कम कहाँ रहेगा मिथ्योनिन? लिग्यूम्स में। लिग्यूम्स से वही लिसा से याद रखना है कि मतलब बहुत कम अमाउंट में मिथ्योनिन रहेगा। और सैम का प्रिकर्सर होता है, सैम इज एस एडिनो मिथ्योनिन, दैट इज़ अ ट्रांसफर मिथ्योनिन। हाँ, मिथ्योनिन का मिथाइल ग्रुप ट्रांसफरेज है, ये मिथाइल ग्रुप डोनेट कर देता है। वही 5 कैपिंग वाले में पढ़ेंगे ना, तो मिथाइल ग्रुप यहाँ से आता है वो। उसके बाद हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है हमारा टाइप 1 और टाइप 3, इन दोनों में मिथाइल ये जो सैम है ना, मिथाइल ग्रुप, ये चाहिए होता है, मिथाइल ट्रांसफरेज। और किस में चाहिए होता है? हार्मोन में। हार्मोन कौन सा? गैसेस, दैट इज इथाइलिन। इथाइलिन में भी मिथाइल प्रिकर्सर होता है, मिथ्योनिन आई मीन। नेक्स्ट इज नॉन पोलर का लास्ट वाला, प्रोलीन। प्रोलीन में क्या क्या पता होना चाहिए? प्रोलीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो अमाइनो ना हो कि जिसके अंदर इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज सेकेंडरी अमाइन। इम्यूनो का मतलब होता है कि ये जो NH3 है ना भाई, अकेला नहीं है, ये जो रिंग है ना आर्चिन की, वो इसके साथ क्या कर रही है? बॉन्डिंग बना रही है। तो जो कोवलेंट बॉन्डिंग बन रही है आर्चिन के बीच में और NH2 ग्रुप के बीच में, उसकी वजह से इसका रोटेशन अलाउ नहीं हो रहा है। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, दैट मीन्स रामचंद्र प्लॉट में ये सबसे मिनिमम एरिया एक्वायर करने वाला है। और मैक्सिमम कौन था? ग्लाइसिन। अल्फा हेलिक्स ब्रेकर है क्योंकि ये हिंड्रेंस कोज करेगा। कहाँ कहाँ मिलेगा? रिवर्स टर्न्स में और कोलाजन में। रिवर्स टर्न एंड कोलाजन में ये भी मिलता है। कोलाजन में क्या क्या मिल रहा था? ग्लाइसिन भी मिल रहा था। और इससे पहले अगर हम ECM की बात करें, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो वो वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उसके अंदर भी ये उसमें भी कोलाजन में क्या क्या मिल रहा था? लैमिन था, उसके साथ फाइब्रोनेक्टिन था। फाइब्रोनेक्टिन और लैमिन के पास क्या थी? कोलाजन बाइंडिंग साइट्स थी। अगर बेसल की बात करेंगे तो कोलाजन 4, और अगर वो जो इंटरस्टिशियल था या नेक्स्ट वाला था उसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, उसमें बात करेंगे तो नॉर्मल कोलाजन 1 2 3 डोमिनेंट थे। तो इसमें क्या क्या बात याद आ गई? एक तो ये रोटेशन अलाउ नहीं करता N और C अल्फा के बीच में, और क्या हेलिक्स का ब्रेकर है, रिवर्स टर्न और कोलाजन में मिलता है। प्रोलीन में यही याद रखना है। और जो इंपॉर्टेंट है, अमाइनो ग्रुप ना होने की वजह से सारे के सारे अमाइनो एसिड टेस्ट को, ये जो निनहाइड्रेट टेस्ट है उस पर कैसा कलर देंगे? ब्लू या वायलेट। बट जो हमारा इम्यूनो ग्रुप होएगा वो हमेशा येलो कलर देगा, क्योंकि वो कंपाउंड ही नहीं बना पाएगा, क्लीवेज ही नहीं होगा, टूटेगा ही नहीं, तो ये ब्लू कलर ना आके येलो कलर आएगा। नेक्स्ट इज ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। अगर स्ट्रेस हार्मोन की बात आ जाए तो वहाँ प्रोलीन है, एक और है वो आगे पढ़ेंगे, इसी में से आएगा, स्पार्टिक एसिड में से। यहाँ पे कौन सा है स्ट्रेस हार्मोन? ऑस्मोलाइट क्या है? प्रोलीन। नेक्स्ट इज सल्फर कंटेनिंग। सल्फर मतलब अब हम आ गए न्यूट्रल में। सिस्ट गे था ना, उसका फॉर्मूला क्या था? CST एंड दैट इज गे। सिस्ट गे में न्यूट्रल आ रहे थे सारे अमाइनो एसिड, सिस्टीन या सिस्टाइन, सीरीन, थ्रियोनिन। और GA यहाँ पे कैसी बात कर रखी है? GA का मतलब है, सिंबल तो वैसे ग्लूटामाइन होता है Q, और एस्पार्जिन का N होता है, बट निमोनिक के लिए गे के लिए QN कर रखा है। तो सबसे पहले सिस्टीन की बात करते हैं। इसकी R चेन में क्या प्रेजेंट होता है? सल्फर ग्रुप। एक सेकेंड, वेट अ मिनट। सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है, या उसको सल्फा हाइड्रोक्साइल या फिर थायल ग्रुप भी बोल सकते हैं। सल्फा हाइड्रोक्साइल हमने और कहाँ पढ़ा था? वो था ना मिया वाला वो उसको क्या देता था? SH ग्रुप दे देता था, ठीक है। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया का इंटरस्पेस मेम्ब्रेन में ही पड़ा रहता था, मिया। ओके, तो सिस्टीन की बात करें, न्यूक्लियोफिलिक एक्टिविटी कराता है 1 पॉइंट। एंड नेक्स्ट इज ये ग्रुप किससे आइडेंटिफाई होता है? एलिमेंट्स रिएजेंट से। अगर सिस्टीन को चेक करना है हमने सोल्यूशन में कि सिस्टीन प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे? एलिमेंट्स, ER, NER, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एक्टिविटी और E, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
सिस्टाइन था वो, और जब 2 सिस्टाइन मिल जाएंगे तो आपस में सिस्टीन बना लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो रिड्यूसिंग में रिड्यूस कर लेंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट है बीटा मरकैप्टाइथेनॉल, डाइथायोथ्रियोल, ये और ग्लूटाथायोन। अगर सबसे प्रेफर वाला देखें रिड्यूसिंग एजेंट तो वो है DTT, दैट इज डाइथायोथ्रेटोल, और उसके बाद BME और फिर देन ग्लूटाथायोन। ठीक है, उसके बाद है हमारा सीरीन। ये सीरीन कैसा है, OH कंटेनिंग है। अगर हमें ऑल इन ग्लाइकोसाइलेशन करानी होती है तो हम S पे या T पे करते हैं, सीरीन या थ्रियोनिन। तो इनके पास क्या होगा, इनकी साइड चेन में हमें क्या मिलने वाला है, OH ग्रुप मिलने वाला है। तो सीरीन की बात करें वो न्यूक्लियोफाइल है, ओलिंक है, और ओलिंक ग्लाइकोसाइलेशन कराते हैं, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन को अच्छे से आते हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, NO याद कर लो बस सीरीन में, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन में क्या आ जाएगा, इसका अलग से एक और टॉपिक है कि फॉस्फोराइलेशन किस किस पे होती है। थ्रियोनिन की बात करें तो ये सब पढ़ चुके हैं, C बीटा 4 आइसोमर होते हैं और OH ग्रुप होता है, इसमें कुछ लर्न करने का नहीं है। ग्लूटामिक एसिड, हमारे पास नॉर्मली नेचर में ग्लूटामाइन प्रेजेंट होता है, जिसको क्यों कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत अबेंडेंट होता है ब्लड में ना, मतलब ये जो होती है ना मोस्ट अबेंडेंट फॉर्म होती है किसमें, ब्लड के अंदर ग्लूटामाइन बहुत ज़्यादा मिलता है, और एन ट्रांसपोर्ट फॉर्म, एन टर्मिनल वाली। अगर हम इस ग्लूटामाइन के अंदर क्या करें, इस NH2 ग्रुप को हटा के COO मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा लेना, तो ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा। ग्लूटामाइन एक बेसिक फॉर्म है, ग्लूटामिक एसिड एक एसिडिक फॉर्म है, ठीक है। और अगर ऊपर वाला ये जो है कार्बोक्सिल ग्रुप, अगर उसको हम हटा देंगे ना तो ये क्या बन जाएगा, गाबा बन जाएगा। और गाबा क्या है, मतलब गाबा को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ग्लूटामिक एसिड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं E से ग्लूटामिक एसिड को, लेकिन अगर ग्लूटामाइन हो तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं Q से। प्रिकर्सर है गाबा को हमने देख ही लिया अभी, CO2 से अगर उसको हटा देंगे, CO2 निकाल देंगे। और ये क्या करता है, स्टिफ पर्सन सिंड्रोम करता है। ग्लूटामिक एसिड की बात कर रहे हैं, क्या क्या करते हैं, स्टिफ पर्सन सिंड्रोम करता है अगर गाबा नहीं हुआ। गाबा को बनाता भी यही है, अगर ये अमाइनो एसिड नहीं हुआ तो गाबा नहीं बनेगा, और गाबा नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा पर्सन को, स्टिफ पर्सन सिंड्रोम। फ्लेवर एनहांस करता है, और क्या गामा कार्बोक्सिलेशन कराता है। जब हम विटामिन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें गामा कार्बोक्सिलेशन का केस आएगा, तो वहाँ उससे याद रहेगा ग्लूटामाइन चाहिए होता है या ग्लूटामिक एसिड चाहिए होता है। नेक्स्ट इज हमारा एस्पार्जिन या एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्जिन में वहाँ पे हमने सिस्ट गे करके करा है तो एक रखा है, वैसे नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है इसका, N होता है, सिंगल लेटर रिप्रेजेंटेशन इसका N होता है। तो N है तो इसी वजह से यहाँ पे एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होती है। और अगर हम इसकी वो देखेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे तो R चेन में क्या मिलेगा, हमें अमीनो ग्रुप मिलेगा। अगर उस अमीनो ग्रुप को कार्बोक्सिल ग्रुप से चेंज कर देंगे तो एसिड बन जाएगा, एस्पार्टिक एसिड। तो इसके अंदर एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, ये भी एक स्ट्रेस हार्मोन है, और स्ट्रेस अमाइनो एसिड है, नॉट हार्मोन। तो एक तो प्रोलीन रिलीज होता है और दूसरा क्या होता है, एस्पार्जिन रिलीज होता है स्ट्रेस में। लो टेम्परेचर स्ट्रेस है, और प्रोलीन किसके लिए, वाटर स्ट्रेस के लिए, दैट इज ऑस्मोलाइट। और D है हमारा एस्पार्टिक एसिड, इस ये पिरिमिडीन का प्रिकर्सर है। पिरिमिडीन क्या हो जाएंगे हमारे, ये CNT, यूरिया साइकिल में चलकर फॉस्फोराइलेशन इसका भी होता है। नेक्स्ट इज टायरोसिन। टायरोसिन में क्या क्या है, हमने फिनाइल के केस में पढ़ा था कि टायरोसिन का वो प्रिकर्सर है, जिसमें P पढ़ा था हमने। तो अगर टायरोसिन का प्रिकर्सर है तो फिनाइल में कुछ हो रहा होगा, ये जो उसका फिनाइल ग्रुप है ना, फिनाइल में फिनाइल ग्रुप, इसी के ऊपर OH लग जाए तो वो टायरोसिन बन जाता है। टायरोसिन में क्या याद रखना है, फिनाइल कीटोन्यूरिया कब होता है पर्सन को, अगर फिनाइल एनालिन टायरोसिन में चेंज ना हो पाए तो फिनाइल एनालिन क्या होता रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। और जब वो इकट्ठा होता रहेगा तो एक सिंड्रोम हो जाएगा, वो है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, वो भी ऑटोजोमल, नॉट सेक्स लिंक्ड, ठीक है। और किसकी वजह से होता है, इसमें क्या एंजाइम की कमी आ जाती है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम का नाम भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये एंजाइम नहीं हुआ तो फिनाइल एलानिन किस में चेंज नहीं होगा, टायरोसिन में चेंज नहीं होगा। और अगर ये चेंज नहीं होगा तो इकट्ठा होगा, और जब वो इकट्ठा होगा तो उसका नाम पड़ जाएगा फिनाइल कीटोन्यूरिया। और ये कैसे एक रिसेसिव ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन हो, दैट इज फॉस्फोराइलेशन, तो क्या क्या बना लेता है ये, डोपा, डोपामाइन, कैटेकोलामाइन, थायरोक्सिन, मेलानिन और मॉर्फिन। और ये जो डोपा वाला या डोपामाइन वाला ये है ये चीज़ बात है कि ये इसका प्रिकर्सर है, ये DBT के पेपर में आ चुका है अभी रिसेंट वाले में, तो ये प्रिकर्सर्स भी देखने हैं सबके। नेक्स्ट इज हिस्टेडीन। हिस्टेडीन में जैसे इंडोल रिंग, वहाँ पे हमने ट्रिप्टोफैन में याद रखी थी ना, इंडोल रिंग होती है। हिस्टेडीन के केस में क्या होता है, देखो हिस्टेडीन में होता है अमाइडाजोल रिंग, आई से मतलब कंफ्यूज नहीं होना, इंडोल है, इंडोल दैट इज ट्रिप्टोफैन, एंड हिस्टेडीन का मतलब अमाइडाजोल रिंग। अमाइडाजोल जो रिंग है ना वो भी एब्जॉर्ब करती है, यूवी लाइट वो भी एब्जॉर्ब करती है, और उसकी जो ये रिंग है ये PK वैल्यू थर्ड दिखाती है 6। और इंडोल रिंग ऐसा कुछ एब्जॉर्ब नहीं करता, उस रिंग में इतना ऐसा कुछ नहीं आता यूवी लाइट पे। बफर की तरह अगर सबसे अच्छा बफर देखा जाए तो हिस्टेडीन का, हमारी बॉडी के अंदर भी हिस्टेडीन का बफर ही आता है, क्योंकि हिस्टेडीन का जो बफर है ना वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है pH 7 पे, और अगर हम ब्लड की बात करें तो वो 7.4 पे होता है। तो अप्रॉक्सी सही बफर है, क्योंकि बफर के जब हम रेंजिंग देखते हैं तो +-1 लेकर चलते हैं, या 7 से कम 6 भी हो सकता है, 6.8 समथिंग, 7.2 तक भी जा सकता है, ऐसे हो सकता है। इसमें निमोनिक कैसे याद रखना है, हिस्टेडीन का केस है, हिस मतलब एक मूवी आई थी ना हिस वाली, उसमें वो लड़के के पीछे पड़ी थी ना वो वाली, तो हिस से याद रखना, और लड़का क्या आएगा यहाँ पे निक आ जाएगा अपना, तो सिंपल याद रहेगा हिस्टेडीन के अंदर निकल जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और हिस्टामाइन के प्रिकर्सर, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, ये सारे इन्फॉर्मेशन वाले हैं। नेक्स्ट इज लाइसिन। लाइसिन मतलब लिसर रहेगा किसमें, एब्सेंट रहेगा सीरियल में, और वहाँ पे लिग्यूम में कौन था डेफिशिएंट होता है, लिग्यूम में मिथ्योनिन।
और क्या है इस पे, लाइसिन इकलौता ऐसा एमिनो एसिड है जिसके ऊपर सारी की सारी मॉडिफिकेशन होगी, दैट इज मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, यूबिक्विटिनेशन। मिथाइलेशन कब होती है लाइसिन, मतलब लाइसिन कहाँ मिलता है यार, डीएनए में ज़्यादा मिलता है, हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए में, इन सब एरिया पे मिलता है। तो जब मिथाइल कर देते हैं तो हम इनएक्टिव कर देते हैं डीएनए को मिथाइलेशन से, एसिटाइलेशन से एक्टिव कर देते हैं। हाइड्रोक्सिलाइजेशन भी होती है, ये होगी कोलाजन के केस में, हाइड्रोक्सिलाइजेशन काफ़ी सारे हाइड्रोक्सिल एंजाइम आएंगे। यूबिक्विटिनेशन अगर हम इसको डिग्रेड स्टॉप करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्जिनिन। आर्जिनिन में क्या याद रखना है, जो स्पर्म का प्रोटामाइन होता है, मतलब जो बनने वाला है, लाइक हिस्टोन किस में चेंज होता है, प्रोटामाइन में। हिस्टोन कैसे एक एक्टिव कंपोनेंट है और प्रोटामाइन क्या है, बहुत हाईली बेसिक है एंड दैट इज इनएक्टिव वन। वेट अ मिनट, हिस्टोन हमारा एक्टिव है एंड जो प्रोटामाइन है वो हाईली बेसिक और इनएक्टिव है, मतलब बहुत टाइटली पैक्ड हो जाता है, इतना पैक्ड हो जाता है कि उसकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगी। तो जो हिस्टोन से प्रोटामाइन बनता है, यही प्रोटामाइन में क्या ज़्यादा होगा, आर्जिनिन, ठीक है। अबेंडेंट होता है प्रोटामाइन में, प्रोटामाइन किसका पार्ट होता है, स्पर्म का पार्ट होता है, ठीक है। देन निकल ऑक्साइड का और यूरिया का प्रिकर्सर है आर्जिनिन। आर्जिन प्रेजेंट होता है तो ये यूरिया साइकिल चलती है, यूरिया मिलता है और नाइट्रिक ऑक्साइड भी मिलती है, ठीक है। एक खास बात इसकी है आर्जिनिन में जी का मिलना। गोनाडियम रिंग इसके अंदर मिलेगी। तो अभी तक कितनी रिंग पढ़ ली, इंडोल रिंग, अमाइडाजोल रिंग और गोनाडियम रिंग। इंडोल मिली थी ट्रिप्टोफैन में, अमाइडाजोल मिली थी हमें इसमें ही हिस्टडीन में, और गोनाडियम मिली है आर्जिनिन में। IIG THR थायराइड हार्मोन रिसेप्टर। तो अब ये वो फॉर्मूला है जिसमें हमने पढ़ा था, नॉन पोलर में गेल्वी पीटीएम, न्यूट्रल में सिस्ट के, एसिडिक में DE HR के बेसिक, एरोमेटिक वाइफ, ठीक है। तो जो गेल्वी पीटीएम था जिसमें 9 टाइप के अमीनो एसिड था, उसमें सबसे पहले ग्लाइसिन था। ग्लाइसिन में हमने क्या पढ़ा था, रामचंद्र प्लॉट में मैक्सिमम है, अल्फा हेलिक्स ब्रेकर है, हीम का प्रिकर्सर है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और फाइब्रस कोलेजन में मिलता है। एक ये एलानिन के केस था, जो एलानिन में हमने क्या पढ़ा था, बैक्टीरिया वाला, मसल वाला और मिथाइल वाला, ठीक है। ये साइड चेन्स लिखी हुई है क्या क्या मिलता है। ल्यूसीन की बात करें तो ल्यूसीन में क्या था, खेत वाला, खेत में एप्पल खाने गया था वो के से किटो एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम था, और क्या कर रहा था, एम का मतलब मैपल डिसऑर्डर, वही मैपल सिरप। और इसके अगर साइड चेन देखें तो 213 CH2 CH1 CH3 एंड CH3। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट इज ल्यूसीन हो गया। वेलिन, वेलिन में यही था सेम, खेत वाला एग्जाम्पल एंड मैपल डिसीज हो गई थी, ठीक है। और क्या है इसमें, इसमें था वेलिन का बर्थडे है ना, वेलिन में था 1-3। आइसोलिसिन टिक वाला याद रखना था, 1-2-3 है उसका। फिनाइल एनालिन में, एक मिनट इसको मैं जूम कर देती हूँ। फिनाइल एलानिन में क्या याद रखना था, फिनाइल एलानिन 260 पे एब्जॉर्ब करता है, टायरोसिन का प्रिकर्सर है। और किसका प्रिकर्सर है, टायरोसिन का तो है ही, उसमें फिनाइल और फेलॉइड था ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, वो फिनाइल प्रोपेनॉइड उसका। और इसका अगर साइड ग्रुप देखेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, CH2 के बाद लगा हुआ फिनाइल ग्रुप। ट्रिप्टोफैन की बात करें तो ये 280 पे करता है। मिसान से याद रखना है, मिशन से, ट्रिप्टोफैन में तो मिशन ही करना है, में इतनी सारी चीज़ें थी। और उस मिशन में क्या है, मिसान में मेलाटोनिन, आई से आ जाएगा हमारा इंडोल रिंग, एस से आ जाएगा सेरोटोनिन, ए से आ जाएगा हमारा ऑक्सिन और एन से आ जाएगा नियासिन, न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह, सेरोटोनिन, नियासिन, ऑक्सिन, मेलाटोनिन, इंडोल रिंग। ट्रिप्टोफैन में मिथुनिन की बात करें, सैम वाला याद रखना है और ये स्टार्ट कोडोन होता है। इसके साइड चेन में क्या होगा, हमारे पास सल्फर ही होने वाला है, और इंडोल रिंग याद रखनी है ट्रिप्टोफैन में। प्रोलीन की बात करें तो RR YO, RR का मतलब क्या, एक तो रामचंद्र प्लॉट में मिनिमम एरिया है, R से रिवर्स टर्न में मिलता है, Y का मतलब येलो कलर देता है और एक ये ऑस्मोलाइट है। उसके बाद आ जाते हैं हम सिस्ट गे पे। सिस्ट गे की बात करें तो सिस्ट में याद रखना है हमें इनो इनो का मतलब क्या है, अगर सिस्ट की बात करें, ई का मतलब है एलिमेंट्स रिएजेंट, एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक एक्टिविटी, ऑक्सीडाइजिंग में सल्फर बनाते हैं, साइड चेन में भी सल्फर मिलते हैं। और सीरीन का देखें तो सीरीन में आएगा, सीरीन में है हमारा फोन का मतलब फॉस्फोराइलेशन, ओलिंग ग्लाइकोसाइलेशन, न्यूक्लियोफिलिक एक्टिविटी इसके पास भी होती है। दोनों जितने भी सल्फर है ना उनके पास न्यूक्लियोफिलिक एक्टिविटी है। साइड चेन में OH है। थ्रेनिन टिक वाला ही है, OH है। ग्लूटामाइन Q, जिसको हमने सिस्ट गे में गे में G से रखा है, ठीक है, वो ब्लड में N फॉर्म मिलती है और NH2 ही होता है इसके। और अगर मैं स्पार्टिक में चली जाऊँ और ग्लूटामिक में चली जाऊँ तो ये गाबा का वो बनाते हैं स्टिफ, अगर गाबा ना बने तो स्टिफ पर्सन सिंड्रोम हो जाता है। फ्लेवर एनहांसमेंट है ये, और क्या करता है ये, गामा की कार्बोक्सिलेशन करता है, ठीक है, ये गामा आर्नी। उसके बाद है हमारा एस्पार्जिन, जो N से होता है, वहाँ पे हमने A से दिखा रखा है, ये मैंने हाईलाइट भी कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये GA दिखा रखा है यहाँ पे लेकिन QN है। एस्पार्जिन को देखो तो SNP याद रखना है। S का मतलब है कि वो स्ट्रेस वाला है और प्रोलीन था स्ट्रेस वाला। N का मतलब है वो एनलिंग ग्लाइकोसाइलेशन कराता है। P का मतलब पिरामिड N का प्रिकर्सर है, इसमें NH2 ग्रुप होता है और फिर वो चेंज होकर COH में बनता है तो एस्पार्टिक एसिड बन जाता है। टायरोसिन, टायरोसिन का हम यहाँ पे देख लेते हैं वाइफ में। टायरोसिन में क्या याद रखना है, न्यूट्रल का होता है, ये तो पता है, सिस्डे पर डे 275 पे एब्जॉर्ब करता है। वैसे 260 पे कर रहा था हमारा फिनाइलएलानिन F, और 280 पे कर रहा था हमारा ट्रिप्टोफैन, और 275 पे कौन करता है हमारा टायरोसिन, ठीक है। टायरोसिन आ गया इधर। जो टायरोसिन है
वो कैसे PRDOP। PR का मतलब तो एक तो फिनाइल वाला रिसेसिव है, फिनाइल कीटोन्यूरिया डिसऑर्डर रिसेसिव। और डोपा में फिर डोपामाइन आ जाएगा, कैटेकोलामाइन, थायरोक्सिन, मेलाटोनिन, मॉर्फिन। और OH ग्रुप, इसका OH ग्रुप होता है CH2, फिनाइल के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है। फिनाइल एलानिन क्या था इसमें, PR। फिनाइल एलानिन में एक तो ये प्रिकर्सर था, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, ऊपर फिनाइल एलानिन प्रिकर्सर था उसका फिनाइल प्रोपेनॉइड का, टायरोसिन का। नेक्स्ट इज बेसिक भी हो गया, HR के देखते हैं अब। HR के हिस्टीडीन, हिस वाली मूवी थी ना, वो एक लड़के के पीछे पड़ी थी, लड़का कौन है, निक है। तो हिस्टीडीन में निकल एलिमेंट मिलता है और एमाइडोजोल रिंग मिलती है आर्जिनिन में। उसके बाद है आर्जिनिन, PNHUG। ये आर्जिनिन की बात कर रहे हैं हम, किसकी, PNH मतलब प्रोटामाइन वाला आर्जिनिन में, प्रोटामाइन वाला केस। N से आ जाएगा हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, और U से यूरिया की प्रिकर्सर है। H का मतलब है हिस्टोन में भी मिल ही जाता है क्या, आर्जिनिन। और G का मतलब क्या हो जाएगा, गुनाडियम रिंग। लाइसिन की बात करें तो लाइसिन किस में मिलता है, लाइसिन में वो होता है ना CLE वाला, लाइसिन में। और सीरियल में बहुत कम मिलता है, NH3 होता है इसका। वाइफ हम कर चुके हैं ये सारा। अब देख लेते हैं लोएस्ट PI किसका है। लोएस्ट PI को देखेंगे ना, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो होगा एस्पार्टिक एसिड, क्योंकि इसकी चेन में 3 होता है। हाईएस्ट PI देखेंगे जो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक R होता है, क्योंकि इसमें 12 होता है। जो सबसे कम मिलता है वो होता है MW, इसको उल्टा कर दो फिर, ठीक है। मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन सबसे लीस्ट मिलते हैं, और लीस्ट मिलते हैं अगर मिलेंगे भी प्रोटीन में तो कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे इंट्रिंसिक फ्लोर में किसी भी प्रोटीन के। अबेंडेंट है ल्यूसीन, ल्यूसीन ज़्यादा मिलता है। एसेंशियल है, TMV वायरस को ही एक मिनट, TMV वायरस को हील से फेंक दो। ट्रिप्टोफैन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन, मिथ्योनिन, और ये ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, थ्रियोनिन, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, के का मतलब लाइसिन, हिस्टडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, ठीक है। ये एसेंशियल हो गए। सारे ग्लूकोजेनिक होते हैं, किसको छोड़ के, सिर्फ लाइसिन और इसको, लाइसिन को और ल्यूसिन को। और जो वाइफी होते हैं मतलब ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन और टायरोसिन और आइसोल्यूसिन, ये तो दोनों ही होते हैं, ग्लूकोजेनिक भी और कीटोजेनिक भी। फॉस्फोराइलेशन होती है शाई नोट पे, दैट इज सिस्टीन। H का मतलब हिस्टिडीन, टायरोसिन और एस्पार्जिन और हमारा थ्रियोनिन। इसमें क्या होता है, हमारा फॉस्फोराइलेशन होता है। अगर फॉस्फोराइलेशन हो रही है मतलब फॉस्फोराइलेशन का वो क्या है, क्या कहेंगे इसको, फॉस्फोराइलेशन क्या करता है यार, PO4 नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज देता है। ये नेगेटिव चार्ज हमें DE भी दे सकता है ना, तो रिप्लेसमेंट अगर आएगा ना फॉस्फोमिमिक म्यूटेंट क्या होता है, तो वो DE होने वाला है, ठीक है। और कुछ रह गया इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अमाइनो एसिड की बात करते हैं। ये तो थे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, कुछ नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड भी होते हैं, जैसे ऑर्थिनिन और सिट्रोलिन, ये यूरिसाइकिल में मिलते हैं। एसोसिरिन ये एंटीबायोटिक में होता है। प्रोटीन में कुछ अनकॉमन अमीनो एसिड्स होते हैं जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के ही क्या है, मॉडिफिकेशन है, उनमें PTM हो रखी है। जैसे प्रोलीन में हो गई, तो प्रोटीन में कोलाजन होएगा ना, वहाँ हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्सीप्रोलीन। लाइसिन में हाइड्रोक्सीलाइसिन, 4 लाइसिन का डेस्मोनिन, ये भी उसमें आएगा लास्ट चिन में। प्रोटोथ्रोम्बिन, N एसिटाइलसिरीन, N फॉर्माइल मिथ्योनिन, गामा कार्बोक्सिल ग्लूटामेट, ठीक है। एक ही हो गया। अगला पॉइंट क्या याद रखना, 22 अमीनो एसिड थे, कौन से थे वो, स्टैंडर्ड थे। 21 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड सिलिनोसिस्टीन, जिसका U होता है, और सेक होता है इसका 3 लेटर रिप्रेजेंटेशन, और सिंगल लेटर रिप्रेजेंटेशन होता है इसका U। इसमें क्या है, जो ट्रांसलेशन, जब ट्रांसलेशन चल रही होती है ना, तो ट्रांसलेशन मशीनरी अपने अपना प्रोटीन के अंदर कुछ ऐसे अमीनो एसिड डाल देते हैं। 21 जो है ये वाला, इसमें होता क्या है, सिरीन है, वो है ना सिलिनोसिस्टीन। इस सिलिनोसिस्टीन के पास ना अपना सिंथेटेज नहीं होता, कि जहाँ पे वो ऐसे सिंथेटेज होते हैं ना, यहाँ पे अमीनो एसिड बाइंडिंग साइड होती है, यहाँ पे ATP होता है, उसको एक्टिव कराता है। एक्टिव अमीनो एसिड्स नहीं होते, जो सिंथेटेज है ना वो एक्टिव नहीं होता। अरे यार ऐसे, एक मिनट देखो, ये हमारा सिंथेटेज बना हुआ है, ठीक है। और ये हमारी मान लो ATP वाली साइट है, जिस पर अमीनो एसिड आएगा, और ये tRNA सिंथेटेज है, ये है। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना होता है, इस पर लोड होना होता है, तो ये कौन कराता है, tRNA को, और इस पर ये सिंथेटेज कराता है। ये tRNA हो गया, या अमीनो एसिड हो गया, और ये पूरी मशीनरी हमारी सिंथेटेज हो गई। तो सिलिनोसिस्टीन की बात करें तो उसके पास मशीनरी नहीं होती, पर उसका tRNA भी प्रेजेंट होता है। सिलिनोसिस्टीन खुद भी है, बट लोड कौन कराए। तो क्या होता है इसमें, सीरीन का ना हम क्या लेते हैं, tRNA, उसके पास दोनों चीज़ होती है सीरीन के पास, तो हम सीरीन का क्या लेंगे, सीरीन का हम लेंगे सिंथेटेज। सिंथेटेज की कमी थी ना, तो सिंथेटेज लेंगे सीरीन का, और सीरीन लोड करा देंगे उस पर। फिर इस सीरीन पे ना कोई मॉडिफिकेशन एंजाइम आएगा, और वो O को रिमूव कर देगा, और ये बन जाएगा सिलिनोसिस्टीन, ठीक है। तो जो सिलिनोसिस्टीन है, इसका नाम कैसे बना, वैसे ना जो हमारा सिस्टीन का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे सल्फर प्रेजेंट होता है ना, वहीं पर सिमिलर स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या होता है, सिलीनियम प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम है सिलिनोसिस्टीन। सिलीनियम का सिलिनो आ गया, और सिस्टीन का सिस्टीन आ गया, तो वो है इसके बारे में। और ये क्या भाई, ये जो प्रेजेंट है ना अर्थ पे, तीनों में ही प्रेजेंट है। और ये नॉर्मली UCA होता है, जो स्टॉप कोडोन होता है, बट यहाँ पे नहीं है, UCA, ठीक है। इसका जो वो है ट्रिपलेट कोडोन, वो UCA है। एक और ऐसा सिरेन सिस्टम की जैसा होता है पायरोलाइसिन, जो 22 अमाइनो एसिड है, PYLS का वो फॉर्मूला, और O है। यहाँ पे क्या लगा होता है, सिमिलर होता है ये किसकी तरह, लाइसिन की तरह।
ये लाइसिन का स्ट्रक्चर है। लाइसिन में यहाँ पे क्या होती है, 5 तरह के वो होते हैं कार्बन, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, ये वाली जो चीज़ है वो लाइसिन की तरह। ये तो 4 हो गए और ये 5वां ये हो गया, CH2 4 का है ना, तो 5वां ये हो गया। तो इसमें भी 5 है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया पायरोलाइसिन। और ये तो तीनों में मिल रहा था, ये तीनों में मिल रहा था। ये किस में मिलता है, सिर्फ मेथोनेजन में, आर्की बैक्टीरिया में। अब करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की बात। पेप्टाइड बॉन्ड में क्या क्या पता होना चाहिए, पोलर होते हैं, मतलब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन रेजोनेट करता रहता है। और रेजोनेंस कौन शो करता है, जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अल्फा NH2 से मतलब क्या करता है, अटैच, अल्फा NH2 के इलेक्ट्रॉन अटैच कराते रहते हैं, COH के, ऐसे ये सब चलता रहता है, इलेक्ट्रॉन रेजोनेट होता रहता है। ये स्मॉल ये बीच वाला होता है बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से तो सिंगल बॉन्ड से कम होता है, डबल बॉन्ड से ज़्यादा होता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड ऐसा होता है। न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके ये बनता है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइड बॉन्ड भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। CN के बीच में तो अमाइड बॉन्ड बनता है ना, तो ये एक तरह का इसी तरह का बॉन्ड है, लेकिन कैसे, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये कैसा होता है, पार्शियल डबल कैरेक्टर भी रखता है 40%। और रिजिड प्लेन पे 6 एटम रहते हैं। अगर हम C अल्फा, COOH R H NH3, तो CO नेगेटिव 3, NH3 पॉजिटिव 5 और ये 6 इसके साथ जुड़े रहते हैं। जब हम पेप्टाइड बॉन्ड देखेंगे ना यार, ऐसे बनता है ना पेप्टाइड बॉन्ड किसी में, लाइक यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है C अल्फा 1 2, फिर COO, फिर C अल्फा, और फिर इसके साथ N। ये मैंने उल्टा बना दिया ना, रुको, मैंने कहीं बना रखा होगा, बनाया मैंने कहीं, नहीं बनाया, ये रहा ना, यहाँ पे देख लेते हैं। ये C है, इस तरफ COH, इस तरफ NH2, तो फिर इधर ही NH आएगा और इधर CO आएगा, तो यहाँ बन गया पेप्टाइड बॉन्ड इनके बीच में। तो इससे कितने एटम जुड़े हुए हैं, ये वाला इस पेप्टाइड बॉन्ड से कितना कितना जुड़ा हुआ है, 1 2 3, इससे 1 2 3, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। अगर मेरा ये पेप्टाइड बॉन्ड बना है ना इनके बीच में, तो ये 3 और ये 3 जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा और क्या रहता है इसमें, एंगल होता है 1.33 एंगस्ट्रॉम, और इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। पेप्टाइड बॉन्ड को ओमेगा से करते हैं। यूवी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं 190 से 210 नैनोमीटर। ट्रांस रहता है नॉर्मली, प्रोलीन के केस में सिस रहता है, तब जो प्रोलीन एन टर्मिनल है, आगे की तरफ है। वाटर रिमूव करते हैं तो जो रेजिड्यू बचा होता है, इसलिए इसको रेजिड्यूज बोलते हैं अमीनो एसिड, क्योंकि इसमें से वाटर तो रिमूव हो गया, जो बचा कुछ उसे रेजिड्यू बोल देते हैं, तो बचे कुछ अमीनो एसिड्स की वो आती है पेप्टाइड। एंडोजेनिक प्रोसेस होता है, मतलब एनर्जी लेता है। स्मॉलेस्ट पेप्टाइड की बात करें तो वो एस्पार्टेम है, जिसमें एस्पार्जिन और फ्लाइनलानिन होते हैं। और ट्राईपेप्टाइड की बात करें तो वो ग्लूटाथायोन है, थायराइड रिलीजिंग, TRH है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ट्रांस और सिस का रेशियो क्या होता है, ट्रांस इतना होएगा उस पर एक सिस मिल जाएगा। और है हमारे पास कुछ अमीनो एसिड से रिलेटेड, नहीं। अमीनो एसिड अगर हमें कोई भी, एक तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई हम PI का फॉर्मूला लगा रहे हैं, PK का लगा रहे हैं, किसका लगा रहे हैं। अमीनो एसिड में जब भी क्वेश्चन आएगा वो किस पे से आएगा, PI निकालना होगा। PK दिया होगा, PI निकालना होगा, सिर्फ ये क्वेश्चन आने वाला है। PI निकालने के लिए हमें PK's वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे DE, सबसे हमने एसिडिक ले लेते हैं, तो D एसिडिक है 3। सबसे पहले तो PK वैल्यू जो नॉर्मल पता होनी चाहिए। जो हमारा ग्रुप होता है ना, यहाँ पे N ग्रुप, यहाँ C अल्फा, यहाँ पे C ग्रुप, तो ये जो ये वाला कार्बोक्सिलिक है, ये एसिड है ना, pH कम होना चाहिए, तो 1 से 2.5 तक। PK 9 से 10, ये वाला बेसिक लगा लो या एसिडिक लगा लो, उसके अलावा याद रखनी है। देखो हमारे पास डोनेट करने वाले वही ग्रुप होंगे जिनके पास माइनस से पॉजिटिव चार्ज होने वाला है। एमाइडाजोल रिंग की वजह से कौन आ जाता है हमारे यहाँ पे, नहीं सॉरी, सिस्टीन, SH की वजह से सिस्टीन भी इंक्लूड होता है। तो अगर मैं इसको जूम करूँ, एक मिनट, तो PK वैल्यू फर्स्ट क्या है 1.5, दूसरी है 9.5। D देखेंगे, सबसे पहले हम एसिड उठा लेंगे, एसिड के एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, उनमें से भी जो एस्पार्टिक है वो 3 सबसे कम है, ग्लूटामिक फिर उससे ज़्यादा होने वाला है 4, और सबसे बेसिक देख लो आर्जिनिन था, R का 12 है, तो फॉर्मूला क्या होता है HRK। अब मैंने R तो ले लिया जो 12 है, तो इसके बाद अगला कौन सा होना चाहिए था, वही K जो रह गया, तो K 10 होता है, फिर आना चाहिए था R सबसे कम, तो 6 6 10 12, बीच में क्या होता है, सिस्टीन आ जाता है जिसका 8 होता है, तो सिस्टीन से 8 रखना है। C ऐसे ही बनाते हैं ना, C को हम 8 बना सकते हैं ना ऐसे करके, तो C तो 8 हो गया, सिस्टीन का तो 8 हो गया। और सबसे ज़्यादा कैसे याद रखेंगे, अगर मैं वाइट कर दूँ, एक मिनट, ऐसे देखो भाई, हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहला NH था, ठीक है, और उससे भी पहले नहीं, इससे भी पहले देखते हैं, ये जो COOH ग्रुप था वो, फिर NH ग्रुप था वो, उसके बाद एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और क्या था हमारे पास वो याद कर लेंगे पहले, 1 से 2 वही 2.5 तक, फिर 9.5, एस्पार्टिक का 3, तो अगला 4 हुआ। बेसिक में होता है फॉर्मूला HRK, HRK में से R सबसे ज़्यादा था तो R ले लिया, R का है 12। अब इसमें K आना चाहिए था सबसे बेसिक, लेकिन HRK के फॉर्मूले से, लेकिन हम R ले ले तो अब K को अब तो डालेंगे ना, तो K को डाल दिया, वो हो गया 10। अब इससे ऊपर 8 आना है, 8 तो C का था, C 8, और फिर H बच गया, तो H होने वाला है 6, ठीक है, 3 4 6 8 10 12, ठीक है। एक मिनट,
उसके बाद है हमारे पेप्टाइड। अगर हो पेप्टाइड पढ़ लेना, पेप्टाइड में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ सकता है भाई, अमाइनो एसिड का नंबर, कितने अमाइनो एसिड है, 1 है, 2 है, 3 है, और उनको मॉलिक्यूलर वेट दे दिया और बोल दिया कि प्रोटीन में अगर वो अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बना रहे हैं ना तो कैसे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है इसका, तो हमारा फॉर्मूला होने वाला है एन इंटू मॉलिकुलर वेट। एन का मतलब है कि जो नंबर है, नंबर और उसका मॉलिकुलर वेट आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो उतने प्रोटीन के अंदर मास होगा। पर पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है तो H2O निकलता है, तो H2O माइनस कर देना जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। तो अगर हमारा नॉर्मल जैसे एन मान लो नंबर दे रखा है 10 है, तो 10 पेप्टाइड बॉन्ड बने, ठीक है, उसमें से अमाइनो एसिड 10 है, ये ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 पेप्टाइड 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बनेंगे 9। अगर लीनियर है ना तो जितना नंबर दे रखा है, अगर तुम्हारे पास कैसा अमाइनो प्रोटीन आ रहा है, लीनियर टाइप का प्रोटीन आ रहा है, तो उस प्रोटीन के अंदर ना जितना हमें अमाइनो एसिड दिया ना उसमें से एक माइनस कर दो, उतने तो पेप्टाइड बॉन्ड होने वाले हैं, ठीक है। तो 10 थे अमाइनो एसिड, तो हमारा पता है पहला वाला और आखिरी वाला जुड़ा नहीं होगा, इस वजह से वो एक ही आने, मतलब 9 होंगे पेप्टाइड बॉन्ड। एक पेप्टाइड बॉन्ड में वाटर मॉलिक्यूल होता है 80, 9 में कितने होने वाले हैं 160। तो इतने 160 ना जो प्रोटीन को और उसके मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं ना, उसमें से 160 तो माइनस कर दो, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर साइक्लिक है तो जितने अमाइनो एसिड है उतने ही ले लो, उतने ही पेप्टाइड बॉन्ड होने वाले हैं, अब 180 माइनस करना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ है कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट है, हमें नंबर दे दिया लेकिन मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया, तो हम खुद का मॉलिक्यूलर वेट जो है ना वो लेकर चल लेंगे, और वो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 110 डाल्टन, जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ले लेंगे हम। लेकिन इसमें से वाटर मॉलिक्यूल नहीं एलिमिनेट करना, ये एलिमिनेट कर रख रहा है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है। थर्ड केस है, प्रोटीन ही दे दिया अब, और कहा कि भाई जाके ना अमाइनो एसिड फाइंड करो, तो हमें पता है एन इंटू मॉलिक्यूलर वेट तो था प्रोटीन निकालने का फॉर्मूला। अब हमें प्रोटीन दे रखा है और क्या पूछा है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ये पूछा है। तो अगर मैं इसको नीचे ले क्या कहते हैं, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, प्रोटीन का मास अपॉन में ये वाला मास, और ये वाला मास मुझे नहीं पता तो एवरेज मास ही लगने वाला है। तो एवरेज मास कितना हो जाएगा 1 डाल्टन वाली, एन इज इक्वल टू मास आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा 110 एवरेज मास। अगला केस है, प्रोटीन के अमाउंट दे दिया, अमाइनो एसिड के अमाउंट दे दिया, पूछ ले क्वेश्चन है परसेंटेज अकरेंस के ऊपर। तो इसमें कैसे लगाना है फॉर्मूला, हमारा नॉर्मल क्या होता है एन इंटू मॉलिक्यूलर वेट और प्रोटीन का मास। अब हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाना है, एन अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट माइनस में 18, ठीक है। ये क्या दिखा रही है, प्रोटीन का मास दिखा रहा है, प्रोटीन का मास, और यहाँ पे आ जाएगा अमीनो एसिड के अमाउंट, यहाँ पे आ जाएगा प्रोटीन के अमाउंट। अरे यार ऐसे देखो, दोबारा से देखते हैं, पिंक कलर करते हैं इसको, अब देखते हैं कलर डिफ्रेंशिएट हो गया, एक सेकेंड। फॉर्मूला क्या था, एन इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, वो प्रोटीन का मास था। अभी इस प्रोटीन के मास को ना उठा के इसके नीचे ले आओ, तो क्या बन जाएगा, वही एन मॉलिक्यूलर वेट अमीनो एसिड का, प्रोटीन का, ये नीचे आ गया मास, और क्या दे रखा था अमीनो एसिड के अमाउंट और प्रोटीन के अमाउंट दे दो, तो निकल जाएगा ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि पेप्टाइड पे ना चार्ज निकालो। ऊपर जो हमने निकाला था ना अमीनो एसिड में, हमने निकाला था पी निकाला था pKa वैल्यू से, पी। यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, पेप्टाइड चार्ज। होल पेप्टाइड पे जब चार्ज निकालना तो कैसे करते हैं, उसके आयनाइजेबल ग्रुप्स देख लो। होल पेप्टाइड का चार्ज निकालना है, किसी सिंगल चीज़ का, इसका नहीं निकालना है, इसका निकालना, होल पेप्टाइड का निकालना है, तो उस पर क्या देख लो आयनाइजेबल ग्रुप। तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ये रहा, ठीक है। ये आयनाइजेबल ग्रुप पे जो मैंने सर्कल कर रखे हैं, pH 7 बोल रहा है, वो 7 एक न्यूट्रल pH है, ठीक है। तो इस पर क्या क्या न्यूट्रलाइज होएगा 7 का। अगर मैं ये बात करूँ, ये इनका कितना होता है न्यूट्रलाइज pH है, अरे यार पॉजिटिव चार्ज पहले काउंट करो, प्लस प्लस प्लस, 3 तो प्लस है, नेगेटिव कितने 2 नेगेटिव है, pH दे रखा है 7, मतलब कुछ नहीं होने वाला इसमें, जो जैसे वो वैसे ही पड़ा रहेगा। तो ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव से कर जाएंगे तो +1 का चार्ज आ जाएगा। होल पेप्टाइड पे चार्ज ऐसे निकालना है, ठीक है। अगली बात वो क्या कर रहा है pH 1 की, pH 1 पे कैसे आएगा, ये pH क्या है कम है, तो pH जब कम होता है तो क्या होता है, pH कम है तो इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर ना H पॉजिटिव आयन ज़्यादा पड़े। जब H पॉजिटिव आयन ज़्यादा पड़ते हैं ना तो जो कंजुगेट बेस है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो अगर इसने भी एक्सेप्ट कर लिया और इसने भी एक्सेप्ट कर लिया तो ये कैसे हो जाएंगे 3 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव। अगला क्या दे रखा है हमें, अगला दे रखा है 13, ये तो बेस है। जब pH ज़्यादा है तो H कम है, तो जो हमारा एक्चुअल में बेस होएगा वो डोनेट करेगा कि भाई ले लो। तो अगर इसने भी डोनेट कर दिया, इसका प्लस साइन गया, ये 2 बन गया, ये भी 2 बन गया, इसका भी प्लस साइन गया, ये भी 2 बना तो इसका भी प्लस साइन गया, तो 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पेप्टाइड ऐसे निकालना है। ये था नेट चार्ज ऑफ पेप्टाइड। अब बारी आ रही है पी की, तो यहाँ pKa वैल्यू काम आएंगी। तो ये जो साइड्स के ग्रुप होते हैं इसकी तो हमने पढ़ी थी, बेस हो जाएगा 9.5 वाला जो था, और एसिड हो जाएगा हमारा 2, तो 2 लिया हमने और 10 रख दिया, 9.5 या 10 जो भी है। उसके बाद हमारा डी है, डी कैसा होता है 3 रख दिया। उसके बाद हमारा ई, ये होता है 4, डी के बाद आता है 4, सब ये है आर, आर्जिन सबसे ज़्यादा था तो 12 है 12, डी फिर से आ गया 3, इनका ले लिया हमने एवरेज, आ गया ये हमारा पी। और अगर मैंने इसी क्वेश्चन पे पूछ लूँ pH 7 पे क्या रहने वाला है, नेट चार्ज की बात हो रही है, फर्क यहाँ पता चलेगा। पी में क्या करते हैं pK वैल्यू देखते हैं, पी के लिए pKa वैल्यू देखनी होती है और चार्ज में होल देखना होता है। तो टोटल कैसा चार्ज है इस पे पेप्टाइड पे, 2 तो पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव,
और 4 नेगेटिव साइन है। अगर मैं pH 7 देती हूँ तो कुछ फर्क नहीं होने वाला, तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव कट जाएंगे तो 2 नेगेटिव आ जाएगा चार्ज। अगर 1 है तो मतलब एसिड है, ये भी एक्सेप्ट कर लेगा, ये भी एक्सेप्ट कर लेगा, ये भी और ये भी, तो 2 पॉजिटिव रहेगा, 2 पॉजिटिव है। और अगर pH 13 है, 13 का मतलब है बेसिक है, तो जो बेस वाले वो डोनेट कर देंगे, ये दोनों डोनेट करके इनका चार्ज तो हो जाएगा खत्म, तो 4 नेगेटिव का पेप्टाइड का चार्ज आ गया। एनालिसिस क्या अमीनो एसिड का कैसे कैसे चेक करते हैं, निनहाइड्रेट टेस्ट करते हैं हम अमीनो एसिड्स के लिए। निनहाइड्रेट क्या है, ट्राई कीटो हाइड्रेनाइन हाइड्रेट है, ट्राई कीटो हाइड्रेनाइडीन हाइड्रेट। ये अमीनो एसिड्स के लिए, पेप्टाइड और प्रोटीन के लिए होता है। ये कैसे है, निनहाइड्रेट एक ऑक्सीडाइजिंग है, ट्राई हाइड्रेडीन हाइड्रेट क्या है, THH क्या है हमारा एक TKHH क्या है हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब भी फ्री अमीनो एसिड होगा ना, जो फ्री अमीनो एसिड है उसका जो NH2 ग्रुप है वो उसका क्या हो जाएगा, NH2 का ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। और ये एल्डिहाइड CO2 की प्रेजेंस में निनहाइड्रेट को रिड्यूस कर देगा। मतलब जो भी हमारा अमीनो एसिड पड़ा है सॉल्यूशन में, इसका जो NH2 ग्रुप है ना, ये इस निनहाइड्रेट को रिड्यूस कर देता है, NH3CO एल्डिहाइड, ठीक है। ये रिड्यूस निनहाइड्रेट होता है। इस रिड्यूस निनहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, हाइड्रिन डेंटाइन, जो ब्लू कलर देता है। ब्लू कलर को हम क्या बोलते हैं, डाइकीटोहाइड्राइन, मतलब जो रिमेन्स पर्पल जो आता है कलर आता है, ठीक है, ये वही है। प्रोलीन के केस में येलो है, हमने पढ़ा भी था, क्योंकि उसके पास तो ये फ्री NH3 ग्रुप ही नहीं होता, इम्यूनो ग्रुप होता है। नाइट्रोपेसाइड टेस्ट होते हैं सिस्टीन के लिए। सिस्टीन कैसे, रेड SR, ठीक है, नाइट्रोपेसाइड होता है। इसमें भी साइड आता है, साइड प्रूसाइड, प्रू मतलब आर आ रहा है प्रू में, और साइड में SR है, बस प्रूसाइड से याद रखना है। अगला हॉपकिन टेस्ट। हॉपकिन किसके लिए है, ट्रिप्टोफैन के लिए है, और उसमें कहा आता है पर्पल कलर, ट्रिप्टोफैन WP, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, WP को VIP से याद रखना है, VIP WP VIP ऐसे साउंड कर रहा है ना, तो भाई VIP पर्सन है, उनको लाइन में लग के नहीं जाना हो, तो उसको सीधा एंट्री मिलती है, तो इतना बड़ा जो जंप आई है इसको हॉप कह दिया। तो हॉपकिन टेस्ट, ट्रिप्टोफैन और पर्पल। नेक्स्ट बनाते हैं मिलन का। मिलने जा रहे हैं किसी से, मिलन टेस्ट है, तैयार होके जा रहे हैं। रेड कलर सबसे फेवरेट होता है तैयार होने में, लाइक सबसे ज़्यादा, अगर वैलेंटाइन पे भी बात करें तो रेड कलर की इंपॉर्टेंस है, तो अगर किसी से मिलने जा रहे हैं तैयार होकर तो रेड कलर। जेंथोप्रोटीन, ये वाला टेस्ट किस पे होता है, टायरोसिन पे भी होता है, फिनाइललाइन पे भी होता है, और इसका कलर आता है येलो, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, जेंथोप्रोटीन, जेंथो जहर जैसे साउंड कर रहा है भाई, एक तो मिलने गया था बड़ी खुश होकर तैयार होकर, और दूसरा बंदा क्या जहर जैसा है, ठीक है, जहर जैसा, इसके लिए तैयार होकर गई वो, तब भी फेल हो गई, क्योंकि इसने उसको रेड रोज नहीं दिया, कैसे दे दिया, येलो नॉर्मल दोस्ती जैसा रोज दे दिया। जेंथोप्रोटीन जहर वाले का याद रखना है। सागागुची, सागागुची का क्या है, आर्जिनिन पे होता है, और उस पर भी रेड कलर मिलता है। सागागुची सगाई जैसा साउंड कर रहा है ना, ठीक है, सागागुची है, आर्जिनिन R से होता है, रिंग आ जाएगा उस पर, ठीक है। सागागुची में आर्जिनिन पे होने वाला, रेड कपड़े पहने हैं सगाई के लिए। पॉलीटेस्ट, पॉलीटेस्ट होता है हिस्टेरिन पे और रेड कलर देता है, एक तो लर्न भी कर लेना यार पॉलीटेस्ट। और कुछ है, एक बार ना इस पर नजर मारते चलो कि बीच में क्या क्या यूज़ हुआ है, किस में हुआ है। सोडियम नाइट्रोक्साइड को डाइल्यूट करें इसके साथ, हॉपकिंस में ग्लाइकोलिक एसिड, बस पढ़ना है, लर्न नहीं करना, देखते चलो आंखों से। मर्क्यूरिक नाइट्राइड को इसमें, फिर HNO3, ओके, अल्फा नाइट्रोल, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, लर्न तो कुछ भी नहीं होना, फिर भी डाइजोटाइल इन केस आ जाए तो ये नहीं आएगा। बायोलॉजिकल एक्टिव पेप्टाइड क्या होती है, ऑक्सीटॉक्सिन, ब्रेडिकाइनिन, एमिनिटीन, यूकेफेलिस और ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन क्या ट्राइपेप्टाइड है। एस्पार्टेम में तो हमने देख लिया, एस्पार्टेम में क्या होता है, N होता है, और क्या होता है, फिनाइललाइन होता है। एस्पार्टाइल फिनाइललाइन मिथाइल एस्टर आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, ये भी पता है। अब देखो स्वीटनर की तरह काम कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट की तरह है क्या, एक पेप्टाइड है, स्मॉलेस्ट पेप्टाइड, डाइपेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड जहाँ नेचुरली अक्कर होते हैं, जैसे कि ग्लूटामाइल एलानिन, ओके, ये देखो डाइपेप्टाइड है ना, ये ग्लूटामिक एसिड का ये, और एलानिन का NH ग्रुप, ये क्या बनाते हैं, ग्लूटामाइल ग्लूटामाइल कह लो, ग्लूटामाइल एलानिन, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड और एलानिन ये नेचुरली अक्रिंग पेप्टाइड है, नॉर्मली मिलता है नेचर में, ठीक है, ऐसे कंजुगेट फॉर्म में मिलता है। और कुछ रहता है इसमें पेप्टाइड में। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन वाला टॉपिक, एब्जॉर्प्शन में क्या याद रखना है, विजिबल लाइट अमीनो एसिड नहीं देते हैं, मतलब विजिबल लाइट पे कलरलेस आता है, जो वाइफ होते हैं ना वो उस पर होता है यूवी लाइट पे, वाइफ की साइड चेन में यूवी लाइट एब्जॉर्प्शन होती है। तो ट्रिप्टोफैन का हमने याद रखा था 280 नैनोमीटर, टायरोसिन का याद रखा था हमने 280, फिनाइल की 260 बोल दो, और इसका था 260 275, ठीक है। और कुछ रहता है, और आई गेस कुछ नहीं रहता है, ये भी हो गया, ट्रांस भी हो गया। ये बताया था ना सिस ट्रांस क्या था, सिस में सिर्फ प्रोलीन ही रहता है, और सिस का मतलब होता है सेम साइड, ठीक है, O ग्रुप भी है और ये भी इसी साइड है, ऊपर ऊपर है दोनों। और ट्रांस का मतलब क्या होता है, ट्रांस का मतलब होता है दोनों अपोजिट साइड में, ये ऊपर है तो ये नीचे है, ट्रांस ही मिलता है नॉर्मली।